चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करें। भाई मैथ्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स के बारे में। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम और एक सिंपल सा चैप्टर है हमारा। देखो नंबर सिस्टम है मतलब यहाँ पर हमें नंबर्स के बारे में जानना है। और मैथ्स में जब भी नंबर्स की बात आती है तो हमें भी पता है कि नंबर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नंबर है कि नंबर्स का कोई अंत नहीं है। इतने सारे नंबर्स जो है वो हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं। लेकिन वो जितने भी नंबर्स हैं ना, उन सब नंबर को अलग अलग क्लास में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर्स है तो अनगिनत इनफाइनाइट है, कोई उसका अंत नहीं है। लेकिन उसे जो है वो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं कि जिससे नंबर्स के बारे में हम लोग और ज्यादा जान सके, उसके बारे में और ज्यादा समझ सके। तो नंबर्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही क्लासिफिकेशन समझेंगे कि ये क्लासिफिकेशन आपका पहले भी आता था, स्टैंडर्ड 7-8 में भी ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने सीखा है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रिवीजन हम लोग समझ लें इसमें कि नंबर सिस्टम की जब भी बात आती है तो सबसे पहले नंबर्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों को आना चाहिए। और नंबर का क्लासिफिकेशन कहें कि नंबर्स के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, कि जिन ग्रुप में जिन क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है कि हम लोग कहते हैं कुछ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहते हैं, सिंबल भी देते हैं उसे, कि जैसे सिंबल जो है वो हम लोग एन देते हैं। नेचुरल नंबर्स, अब याद है नेचुरल नंबर मतलब कौन कौन से नंबर? ये पहले आता था ना स्टैंडर्ड में कि नेचुरल नंबर मतलब कौन से नंबर? वन से स्टार्ट होने वाले सभी पॉजिटिव नंबर वो सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। वन से स्टार्ट होने वाले सब पॉजिटिव नंबर्स, मतलब कि भाई 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिसका कोई एंड नहीं है। वन से स्टार्ट होने वाले सभी पॉजिटिव नंबर वो हमारे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये उनका एक ग्रुप बनता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप है। फिर हर एक ग्रुप इससे थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होता जाएगा। कि सबसे बेसिक ग्रुप रहता है नेचुरल नंबर, फिर उससे थोड़ा और अपग्रेड करें तो दूसरा एक ग्रुप बनता है नंबर सिस्टम में, वो आता है होल नंबर। दूसरा होल नंबर्स आता है, होल नंबर्स जिसे हम लोग डब्ल्यू कहते हैं। कि होल नंबर उसमें कौन से नंबर्स आते हैं याद है? हाँ, कि उसमें जो है वो ये 1 2 3 4 तो आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जीरो ऐड हो जाता है। जीरो से स्टार्ट होने वाले सभी पॉजिटिव नंबर्स वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। कि उसमें ये सब तो आ ही जाते हैं, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर के 0 1 2 3 4 5 कि इसके साथ जीरो ऐड हो जाता है तो वो ग्रुप होल नंबर का ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना। इन दोनों में फर्क यही है कि नेचुरल नंबर्स में सब पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव प्लस जीरो आता है। पॉजिटिव नंबर्स के साथ जीरो ऐड हो जाए तो वो होल नंबर का ग्रुप आता है। दूसरा एक ग्रुप अगर कहें या दूसरा क्लासिफिकेशन कहें तो फिर उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इनके बाद इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स जेड कहते हैं, है ना। जेड कहते हैं कि एक ग्रीक वर्ड जेहलन कहते हैं, उस पर से ये वर्ड बना है जेड। हम लोग नॉर्मली उसे इंटीजर ही जानते हैं। इसके बाद इंटीजर का ग्रुप आता है। इंटीजर कौन से नंबर्स भाई याद है किसी को? तो इंटीजर कौन से नंबर कहलाते हैं कि उसमें जीरो प्लस वाले नंबर्स ये तो इंक्लूड होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। वो इंटीजर्स कहलाते हैं हमारे। कि भाई जीरो, पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाले, और नेगेटिव इंटीजर माइनस वाले नंबर्स भी, वो सब इंटीजर में। कि भाई जीरो हो, प्लस वाले नंबर्स हो इनफाइनाइट तक, या इस तरफ माइनस वाले नंबर्स हो, -2 -3 -4 -5 करते हुए इनफाइनाइट तक। तो ये सब नंबर वो इंटीजर्स कहलाते हैं। आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड 7-8 में नंबर लाइन बनाते थे, याद है? नंबर लाइन तैयार की जाती है तो उस नंबर लाइन के अंदर जो है वो ये सब नंबर से आते हैं, है कि नहीं? आप लोग इस तरह से नंबर लाइंस बनाते थे। तो नंबर लाइन में बिल्कुल बीच में जीरो आता, इस तरफ हम लोग प्लस वाले नंबर्स तैयार करते, ठीक है ना। इस वाले जो है वो माइनस वाले नंबर्स तैयार करते इस साइड पे। तो ये सब नंबर इंटीजर ही तो कहलाते हैं। कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर वो तीनों आ जाते हैं, तो वो ग्रुप हमारा इंटीजर का ग्रुप कहलाता है। ठीक है। ये तीनों है ना वो कनेक्टेड हैं। कि भाई नेचुरल नंबर उससे थोड़ा अपग्रेड, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाए तो वो होल नंबर का ग्रुप। ये सब नंबर इसमें भी आ जाते हैं प्लस जीरो।
और फिर इसी होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाए तो वो इंटीजर। यही होल नंबर के सब इसमें भी तो आ जाते हैं। होल नंबर में जो है वो सब इंटीजर में भी आ जाते हैं और उसी में ही ऐड हो जाता है माइनस का, ठीक है ना, तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। ध्यान रहेगी ना बात, ठीक है। आप लोग ऐसे नंबर लाइन बनाते थे। अब इसके बाद जो है वो एक ग्रुप आता है, तो वो ग्रुप जो है वो कहलाता है रैशनल नंबर का ग्रुप। रैशनल नंबर्स, वो रैशनल नंबर जिसे हम लोग क्यू कहते हैं, हाँ क्यू, आर नहीं कहते हैं। आर जो है वो रियल नंबर्स के लिए होता है, रैशनल नंबर के लिए आर सिंबल नहीं आता है, उसके लिए क्यू आता है, क्वाड्रेंट कहते हैं जिसे, बराबर। तो ये रैशनल नंबर्स कहलाता है। रैशनल नंबर कौन से, तो देखो भाई ये जो पहले तीन ग्रुप हमने देखे ना, भाई एक नंबर लाइन सिस्टम बनता है वैसे, तो ये पहले तीन ग्रुप हमने देखे, ये तीनों जो है वो ग्रुप में कंप्लीट नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर मतलब पूरे नंबर, भाई जैसे 1 2 3 4 0 या -1 -2 जो भी है कंप्लीट नंबर है, पूरे नंबर है। लेकिन उसके बाद जब ये रैशनल नंबर्स आते हैं, तो रैशनल नंबर में कंप्लीट नंबर तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कंप्लीट नंबर के बीच में आने वाले नंबर्स, अगर आप नंबर लाइंस के अकॉर्डिंग समझो तो कंप्लीट नंबर तो ये कहलाते ही हैं 1 2 3 4, लेकिन इसके बीच के नंबर्स वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। बीच के नंबर मतलब कि जो नंबर डेसिमल में आते हैं, डेसिमल मतलब पॉइंट में लिखे जाते हैं, जो नंबर फ्रैक्शन में आते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखे जाते हैं, वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। बता रहे ध्यान, ठीक है ना, ध्यान से समझना कि रैशनल नंबर्स मतलब सिंपल अगर कहो तो ऐसे नंबर जिसे फ्रैक्शन में लिखा जाता हो, वो सब नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। कि अगर रैशनल नंबर को मैं आसानी से ऐसे याद करवाता हूं कि रैशनल नंबर मतलब हो जाते हैं कि कंप्लीट नंबर्स प्लस नंबर्स बिटवीन देम, कंप्लीट नंबर्स प्लस नंबर्स बिटवीन देम, तो वो रैशनल नंबर आ जाता है। मैं ऐसे याद करवाता हूँ कि आप नंबर लाइन को इमेजिन करो, तो उसमें कंप्लीट नंबर मतलब ये सब कहलाते हैं, और इनके बीच के नंबर, जैसे आपको कहा जाए कि भाई चलो लिखोगे 2.5, तो 2.5 कहाँ आता है, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आता है ना, तो ये 2.5 वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। इन तीनों में बीच वाले नंबर नहीं आते हैं, इन तीनों में आते हैं कंप्लीट नंबर ही, बीच वाले नहीं। बीच वाले नंबर इसके अंदर आ जाता है, बरोबर ना, इसके रैशनल नंबर के अंदर बीच के नंबर आते हैं, जैसे 2.5 इसके बीच का हुआ। ये चलो अगर आपको कहा जाए कि 7/2 लिखो, तो 7/2 मतलब कितना हो जाता है, 7/2 होता है 3.5, तो 7/2 होता है 3 और 4 के बीच में, होता है कि नहीं। 7/2 वो 3 एंड 4 के बीच में आएगा। अभी तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये चीज आगे समझेंगे हम लोग, कि 7/2 है 3 एंड 4 के बीच में, होता है ना। तो ये कंप्लीट नंबर के साथ उसके बीच के नंबर, उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ऐसे कहती है कि रैशनल नंबर्स मतलब कहलाते हैं कि एनी नंबर्स which can be written as P/Q फॉर्म, तो उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ऐसी है। हम सिंपल समझाते हैं, कंप्लीट नंबर प्लस उसके बीच वाले नंबर वो रैशनल, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में कहते हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम लोग P/Q में लिख सकते हो। P/Q मतलब कहें फ्रैक्शन, P/Q मतलब फ्रैक्शन कहलाता है, पूरा फ्रैक्शन, कि भाई जिसके अंदर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, कि जिसमें P और Q कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है ना, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, हाँ, और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू पे जीरो नहीं, अगर क्योंकि नीचे अगर कोई भी जीरो लिखो तो जीरो से कोई भी चीज का डिवाइड करो वो आंसर जीरो ही हो जाएगा, फिर वो रैशनल नंबर का, वो तो होल या उसी में ही आ जाएगा ना, फिर रैशनल नंबर की बात ही नहीं आएगी, बराबर। एक सिंपल सा ये रूल आता है कि भाई कोई भी नंबर जिसे P/Q में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कि जहां P और Q कोई भी इंटीजर हो और Q पे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए,
तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, जो सादी भाषा में कहते हैं कि बीच वाले नंबर्स। ये पूरे नंबर तो रैशनल नंबर है ही, पर बीच वाले नंबर भी, कि जैसे कि 2.5 है या -7/2 है। माइनस वाले भी, मैंने +7/2 लिखा, -7/2 होता तो यहाँ -3 और -4 के बीच में आता, ऐसा ना, प्लस में हो या माइनस में हो। डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, कंप्लीट नंबर भी, भाई जैसे -17, बराबर, कोई भी कंप्लीट नंबर के भाई +10 है, कंप्लीट नंबर, और ये फ्रैक्शन या डेसिमल वाले नंबर, ये सब रैशनल नंबर में आते हैं। रूल के हिसाब से इन सब नंबर को हम P/Q में लिख सकते हैं, ठीक है ना, P/Q में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सबको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है ना, कि 10 हो तो 10 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 10 को फ्रैक्शन में लिखना हो तो 10/1 कहलाता है कि नहीं, नीचे कुछ भी ना हो तो 1 लिखते हैं ना। याद है स्टैंडर्ड 7-8 में हम लोग वो एलसीएम वगैरह करते थे, प्लस माइनस करते थे, तो उसमें ऐसी मेथड आती थी ना कि 10 और फिर अपॉन में 1, कुछ ना हो तो 1, तो इसे भी तो P/Q में लिखा गया ना, मतलब ये भी एक तरह का रैशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। सब कंप्लीट नंबर वो भी रैशनल ही कहलाता है। भाई -17 है तो उसे भी लिख सकते हैं -17/1, लिख सकते हैं ना ऐसा, तो मतलब हाँ ये भी P/Q में लिखा जाता है, ये भी रैशनल है। कि जैसे 7/2 ये तो P/Q में है ही, ये तो फ्रैक्शन में है ही ना, तो हाँ ये भी रैशनल है। और ये 2.5, ये 2.5 मतलब अगर इसे फ्रैक्शन में लिखना हो P/Q में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 25/10, है कि नहीं, पॉइंट होता है तो पॉइंट हटाकर अपॉन में 10 लगा सकते हैं, तो 25/10, हाँ और भी कट करना हो तो 5/2 लिख सकते हैं ना वैसे, बरोबर ना। तो ये सब को हम P/Q में लिख सकते हैं, इसलिए ये सब कौन से हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। बता रही है ध्यान, हमने ना स्टैंडर्ड 7-8 तक इन्हीं नंबर्स के बारे में ज्यादा पढ़ा था, इस बार हमें पढ़ना ही रैशनल नंबर्स के बारे में ज्यादा है, इन नंबर्स के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, इसी वजह से इस पे हमारा फोकस अब इस बार ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और देखो हर कैटेगरी में जो है वो एक एक स्टेप बढ़ता जाता है। पहले सबसे बेसिक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सब के सब होल नंबर में भी आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, उसमें जो भी नंबर थे सब होल में आ जाते हैं। होल नंबर में जो कोई भी है वो सब इंटीजर में आ जाते हैं, कि होल में जो भी नंबर्स हैं वो सब इंटीजर में भी तो आते हैं, उल्टा एक ऐड भी हो जाता है माइनस वाला, और इंटीजर में जो कोई भी है वो सब रैशनल में आ जाते हैं, आ जाता है ना। ये छोटा ग्रुप, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा ग्रुप, है कि नहीं, ये रैशनल नंबर्स में ये सब आ जाते हैं। देखो रैशनल नंबर में कंप्लीट नंबर तो आते ही हैं, मतलब सब माइनस वाले, प्लस वाले, जीरो, ये सब तो रैशनल में आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके बीच के नंबर भी, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, ये सब भी रैशनल में आते हैं, मतलब ये सब भी तो इसी में इंक्लूड हो जाता है। अरे बद्यान, ये रैशनल नंबर का दो, पूरे चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी तो मैंने डिटेल में समझाया, और पढ़ेंगे इसको। अब रैशनल नंबर के साथ दूसरा आता है, दूसरा एक ग्रुप वो आता है इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के साथ इररेशनल नंबर, सिंबल में कहते हैं आई, ठीक है ना, सिंबल में आई कहते हैं हम लोग। अच्छा अब ये ग्रुप इनसे अलग है, ये इनसे अलग है, कि ये जैसे है कि ये नंबर इसमें आते हैं, ये नंबर इसमें आते हैं, ये नंबर इसमें आते हैं, अब ये इसमें नहीं आता है, ये इररेशनल एक अलग ग्रुप है, ये किसी में इंक्लूड नहीं होता है। इररेशनल नंबर ऐसे कहलाते हैं जो ऊपर किसी में भी ना आते हो ना, वो इररेशनल नंबर है, जो इसमें किसी में भी ना आते हो ऐसे नंबर इररेशनल नंबर कहलाते हैं। हम सादी भाषा में कहते हैं ऐसे नंबर जिसका कोई आंसर ना मिलता हो, जिसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता हो, उसे इररेशनल कहते हैं। या टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के हिसाब से भाई रैशनल नंबर ऐसे नंबर कहलाते हैं जिसे P/Q में लिख सकते हैं, तो इररेशनल ऐसा होता है जिसे P/Q में नहीं लिख सकते, जिसे फ्रैक्शन में लिखा नहीं जाता है, वो इररेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। इररेशनल इससे अलग, इसका अपोजिट है भाई रैशनल का, कि एनी नंबर्स which cannot be written as P/Q form,
कि जिसे p अपॉन q में नहीं लिख सकते वो हमारे इर्रेशनल नंबर है। हम स्टूडेंट को सिंपल में याद रखने के लिए ऐसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका पूरा आंसर नहीं मिल रहा है वो इर्रेशनल है, ऐसे याद रखते हैं सिंपल। फिर तो जो टेक्स्ट बुक में नई नई थियरी आएगी इर्रेशनल की तो और समझ में आएगा, बराबर ना। जैसे p अपॉन q में ना लिख सके, जिसका प्रॉपर आंसर ना हो वो इर्रेशनल। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज आपको कहा जाए कि रूट 16 का रूट बताओ, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट पता है ना कि भाई कौन से नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने से 16 बनता है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है? तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना। 16 का स्क्वायर रूट 4 के 4 4 जा 16। तो देखो रूट 16 है ना, रूट 16 उसका आंसर मिलता है तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाए कि रूट 16 ये रैशनल नंबर है, इसका आंसर मिल रहा है हमें, है कि नहीं? कि 16 का रूट 4 हो जाएगा और 4 को p अपॉन q में लिख भी सकते हैं कि भाई 4 16 का रूट 4 तो उसको 4 अपॉन 1 करके p अपॉन q में लिख सकते हैं ना? ये रैशनल है। लेकिन अगर आपको कहे कि भाई रूट 17 का आंसर बताओ, अब 17 का रूट क्या है? तो 17 का रूट कोई नहीं होता भाई, कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने से रूट 17 आता हो, नहीं मिलते ना ऐसे नंबर। तो ये नंबर इर्रेशनल कहलाता है, इसका पूरा आंसर नहीं है, इसको p अपॉन q में नहीं लिख सकते हम लोग। 16 का आंसर 4, इसका आंसर क्या है? कुछ भी नहीं, बराबर ना। ये इर्रेशनल नंबर है। या दूसरा आपके चैप्टर में आगे भी आएगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसको डेसिमल में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं तो वो भी इर्रेशनल में आता है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या, ये आपका आगे थियरी में आएगा, चैप्टर में समझेंगे इसके बारे में। इसलिए सिंपल यही याद रखो, जिसको p अपॉन q में लिख सके वो रैशनल, जिसको p अपॉन q में नहीं लिख सके वो इर्रेशनल। इर्रेशनल एक अलग कैटेगरी है, ये सब एक दूसरे में आते हैं, ये किसी में नहीं आता है, ये अलग ही है हमारा आंसर, बरोबर। ये इर्रेशनल। एंड आखिरी में आता है नंबर सिस्टम का राजा, वो हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। लास्ट में आता है रियल नंबर, उसे हम लोग आर कहते हैं। रियल नंबर जिसमें सब आ जाता है, रियल नंबर में कुछ भी बाकी नहीं है, सब नंबर जिसमें आ जाते हो वो रियल नंबर। कि रियल नंबर को हम सिंपल से कहते हैं कि जिसमें रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर जिसमें आ जाते हो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, है ना। नंबर सिस्टम का राजा कहलाया, इसमें सब आ जाता है, ठीक है ना। रैशनल भी आ गए, अच्छा रैशनल आ गए मतलब उसके अंदर ये सब भी तो आ ही गए ना, रैशनल में ये सब भी आ गए जिन सबको p अपॉन q में लिख सकते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड हो गया। और इर्रेशनल जो अलग है जिसको p अपॉन q में नहीं लिख सकते वो भी इसी में ही आ जाता है। तो रियल नंबर मतलब ये सब जिसमें आ जाते हो वो हमारा रियल नंबर्स है। बता रही है ना ध्यान, सब नंबर इनफाइनाइट नंबर्स वो रियल नंबर में आ जाते हैं। अरे पक्का ध्यान। तो देखो ध्यान रखना भाई, नंबर सिस्टम में जब भी आपको नंबर्स कहे तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना आप लोग, पक्का ना। और अब इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम 7 8 तक ज्यादातर पढ़ते थे नेचुरल होल इंटीजर इसके बारे में, अब हमें पढ़ना है रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में, मतलब रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें रैशनल इररेशनल दोनों के बारे में समझेंगे। और हमारी पहली एक्सरसाइज अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पहली एक्सरसाइज हमारी होती है रैशनल नंबर्स की। पहली एक्सरसाइज में सिंपल थियरी जैसे हैं, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, पर उसमें हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलो इसे लिख दो फटाफट। तो पहली एक्सरसाइज रैशनल नंबर से हम लोग स्टार्ट करें। देखो अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो ध्यान से समझना कि टेक्स्ट बुक साथ में रखना, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस देख के जाना, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बीच में नई नई थियरी आएगी वो नई नई थियरी भी आपको समझाता जाऊंगा, तो इसलिए ध्यान से समझना बेटा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.1 में, उसमें दिया हुआ है कि इज जीरो और रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या उसे p अपॉन q में लिख सकते हैं? एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो पीछे का रूल है, मैंने बताया ना कि कोई भी रैशनल नंबर वो नंबर कहलाता है जिसे p अपॉन q में हम लोग लिख सकते हो, ठीक है। जो थियरी बताई उसे याद रखना बेटा, रैशनल नंबर वही कहलाता है जिसे p अपॉन q में हम लोग लिख सकते हो।
तो क्या जीरो रैशनल नंबर है? क्या उसे p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं कि जहां पर p और q इंटीजर होने चाहिए और q पे जीरो नहीं आना चाहिए? कभी भी p अपॉन क्यू मतलब अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं कुछ भी नंबर, अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो q पे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर भले जीरो हो चलेगा। तो क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो हाँ भाई है जीरो रैशनल नंबर, ठीक है ना, जीरो भी रैशनल नंबर है, ये चीज ध्यान में रखना। मैंने बताया ना कि भाई रैशनल नंबर के अंदर जो है वो सभी तरह के कंप्लीट नंबर्स भी आ जाते हैं जो पहले लिखा है, तो कंप्लीट नंबर में जीरो भी तो आता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए रैशनल नंबर जीरो, तो हाँ जीरो भी रैशनल नंबर है। तो पूछा हुआ क्या जीरो को p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। इस जीरो को अगर p अपॉन क्यू में लिखना हो तो जीरो इक्वल टू लिखा जाता है जीरो अपॉन वन करके, जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन वन है, हाँ लिखा जाता है कि नहीं, कि ये जीरो अपॉन वन, किसी में भी अपॉन में अगर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वन तो लगा सकते हैं। तो जीरो अपॉन वन, जिसका आंसर जीरो ही तो रहेगा। तो हाँ जीरो को भी हम p अपॉन क्यू में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये बरोबर है। भाई फ्रैक्शन वो गलत कहलाता है जिसके अपॉन में जीरो हो। आप कोई भी ऐसा अगर नंबर लिख रहे हो कि जहां पर जो है वो सपोज ऐसा है सेवन अपॉन जीरो, तो ये गलत है यार, जीरो से डिवाइड होता ही नहीं है किसी का, ठीक है ना, जीरो से किसी का डिवाइड, और अगर जीरो से डिवाइड हो भी रहा है तो आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है, जीरो से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर पॉसिबल है जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर जीरो होगा। मतलब सेवन अपॉन जीरो, तो सेवन अपॉन जीरो का आंसर जीरो ही हुआ, तो जीरो भी रैशनल नंबर ही हुआ, है कि नहीं, और जीरो भी रैशनल नंबर हुआ तो फिर से उसका आंसर जीरो अपॉन वन ही रहेगा। तो मतलब किसी के भी नीचे अगर जीरो है तो वो सबका आंसर जीरो ही हुआ, तो फिर नंबर क्या, सभी रैशनल नंबर जीरो ही होंगे, ऐसा होगा कि सब रैशनल नंबर लिख दो सबका आंसर जीरो क्योंकि अपॉन में जीरो है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर अपॉन में कोई नंबर ना हो ना तो अपॉन में वन लिखते हैं, डिनोमिनेटर में वन लिखते हैं, कि सपोज जीरो नहीं, हमने सेवन अपॉन वन लिखा, अपॉन वन लिखा तो उसका आंसर हाँ भाई प्रॉपर सेवन है, ये पूरा आंसर है, कंप्लीट आंसर है उसे, ठीक है ना। अपॉन में जीरो कभी नहीं लिखते, इसीलिए रैशनल नंबर में कहा जाता है कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू में लिखा जाए जहां पर p एंड q इंटीजर होना चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा सिंबल देते हैं ना, q पे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी पे भी जीरो लिखोगे तो आंसर जीरो ही हो जाएगा, फिर तो सब नंबर जीरो है और क्या बरोबर। तो यहाँ पे पूछा भाई क्या अकेला जीरो रैशनल है? तो हाँ भाई जीरो रैशनल है, उसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू में लिखा जाता है, ठीक है ना, सिंपल थियरी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, इतना ही लिखना है आंसर में बस, और क्या लिखना है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए वैसे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन समझे, अच्छा दूसरा क्वेश्चन समझे उससे पहले ध्यान दो कि जैसे रैशनल नंबर मैंने बताया जो कंप्लीट इंटीजर्स होते हैं उसके बीच के नंबर कहलाए। यहाँ पे एक पॉइंट समझना बेटा, कि सपोज नंबर लाइन है, नंबर लाइन में बिल्कुल बीच में जीरो, वन, टू, थ्री, फोर ऐसे हुए, या यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे एक नंबर लाइन बनती है ना, उसमें रैशनल नंबर जैसे बताए कि भाई ये पूरे पूरे तो रैशनल नंबर हैं पर इसके बीच वाले भी रैशनल नंबर होते हैं, जो बीच में आते हो डेसिमल में, फ्रैक्शन में, वो सब रैशनल नंबर ही है। तो एक पॉइंट आता है कि कोई भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर बन सकते हैं, कि सपोज वन और टू के बीच वाले रैशनल नंबर होते हैं, तो वन और टू के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं रैशनल नंबर आप बताओ। या कोई भी सपोज ये माइनस वन माइनस टू है या माइनस टू माइनस थ्री है, इसके बीच वाले नंबर वो रैशनल नंबर होंगे ना, जैसे भाई 1.5 है तो 1.5 वन और टू के बीच में आएगा 1.5, ये तो एक हुआ, 1.25 वो भी इनके बीच में ही आएगा। तो ऐसे वन और टू के बीच में या कोई भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर मिल सकते हैं बताओ। तो एक पॉइंट आता है कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनेट रैशनल नंबर मिलते हैं, इनफाइनेट, ठीक है, जितने चाहिए उतने, कि वन और टू के बीच में कितने नंबर मिलते हैं, आपको बोलो जितने चाहिए उतने नंबर मिलते हैं, इनफाइनेट नंबर है। सोचो कि नंबर सिस्टम का आप इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर सिस्टम है। एक तो नंबर लाइन इनफाइनाइट है, ये तो मैंने बनाई नंबर लाइन के जीरो के बाद यहाँ फोर तक, पर खाली फोर तक ही है, नंबर लाइन को बढ़ाना हो अगर
जहां हो, जहां तक बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं ना, इनफाइनाइट है ना, कोई अंत थोड़ी है उसका। तो एक तो ये नंबर लाइन इनफाइनाइट है, पूरे पूरे नंबर, और दूसरा हर नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आते हैं, जितने चाहिए उतने नंबर मिल जाते हैं। तो कैसा है नंबर सिस्टम, कि नंबर्स का कोई अंत ही नहीं है। इसको अगर प्रूफ करना हो, एक नॉर्मल थियरी वाइज में प्रूफ बता रहा हूँ, कि सपोज आपको क्या 1 और 2 के बीच में कितने नंबर मिल सकते हैं, अगर मैं 1 और 2 को एक्सपांड कर दूं, कि समझो ये 1 और 2 की एक लाइन बनाई मैंने, ये एक्सपांड किया जस्ट, कि 1 और 2 को एक्सपांड किया, बोलो 1 2 के बीच में कितने नंबर, तो भाई अनगिनत मिलेंगे। कैसे अनगिनत हो सकते हैं, बताओ भाई, प्रूफ बताओ क्यों अनगिनत है। तो देखो, प्रूफ में अगर सिंपल याद रखना हो ना, तो मिड पॉइंट का रूल याद रखो। मिड पॉइंट, अब स्केल ले लो, और स्केल से सिंपल स्केल ले लो, कोई कैलकुलेशन भी छोड़ो, स्केल ले लो, और स्केल में जो है वो हाफ करना तो आता है ना, तो हर एक का हाफ करके नंबर ढूंढो। अब जैसे ये मिड पॉइंट, ये हाफ का रूल अगर मैं बताऊं, अब सपोज 1 और 2 है, तो 1 और 2 का हाफ कर दो, तो सपोज 1 एंड 2 का हाफ करें, तो उसके बिल्कुल बीच में 1.5 आएगा, 1 2 का हाफ। अब सपोज ये 1 और 1.5 है, इसका हाफ कर दो, तो इन दोनों का हाफ करें तो इसके हाफ में भी 1.25 आएगा, या ये 1.5 और 2, तो 1.5 एंड 2 का हाफ कर दो, तो उसके बीच में 1.75 आएगा, बरोबर ना। ये हाफ, अच्छा चलो, ऐसे हाफ ना आता हो तो हाफ करने के लिए ये रूल आता है, a+b/2। ए और बी दो नंबर, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो हाफ हो जाएगा। कि जैसे 1 और 2 का हाफ करना है, तो 1+2 डिवाइड 2, तो आंसर होगा 1.5। फिर इन दोनों का हाफ करना है, तो 1+1.5 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा 1.25। इन दोनों का हाफ करना है, तो 1.5 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 1.75। ठीक है ना, ऐसे हाफ होता है, बरोबर। पर चलो नंबर में भी ना जाओ, तो देखो इन दोनों का हाफ ये मिलेगा, इसका हाफ ये मिलेगा। अच्छा चलो, अब इन दोनों का हाफ करो तो भी तो कोई नंबर मिलेगा, कुछ भी नंबर। इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, इसका भी कोई नंबर मिलेगा, कि 1.11125 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का भी कोई नंबर मिल सकता है, फिर इन दोनों का हाफ करो, उसका भी कोई नंबर मिल सकता है, फिर इन दोनों का हाफ करो बीच में, उसका भी कोई नंबर मिलेगा, फिर उन दोनों का हाफ करो, उसका भी कोई नंबर, फिर इन दोनों का हाफ करो कोई नंबर, इन दोनों का हाफ करो कोई नंबर, इन दोनों का हाफ करो कोई नंबर, इन दोनों का हाफ करो कोई नंबर। अंत ही नहीं है भाई, कोई भी एक नंबर मिल रहा है, उसका हाफ कर दो तो एक और मिलेगा, कोई भी दूसरा नंबर मिले, उसका हाफ करो एक और मिलेगा, तो उसका अंत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई 1 और 2 के बीच में कितने नंबर मिल सकते हैं, तो आपको बोलो कितने चाहिए, उतने नंबर मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर है। बता रहे थे, एक सिंपल सा प्रूफ है हाफ करना मिड पॉइंट के जरिए, कि दो नंबर के बीच में जितने चाहिए उतने नंबर मिल जाते हैं। आई बात ध्यान। और हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, तो दूसरा क्वेश्चन इसी रूल के ऊपर है, कि हमें दो नंबर के बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं, इनफाइनाइट नहीं, जितने पूछे हो उतने नंबर ढूंढने हैं हमें। तो जैसे देखो, अब आपकी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 1.1 में सेकंड क्वेश्चन है। अब उसमें पूछा हुआ है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, कि 3 और 4 के बीच के 6 नंबर ढूंढने हैं। 3 और 4 इसके बीच में, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं, तो सब नहीं ढूंढने भाई, कितने ढूंढोगे, 6 ढूंढ के दो, कोई भी जो 3 और 4 के बीच में आते हैं। अब कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा लॉजिक आप लगाओ, फिर एक सिंपल रूल मेथड मैं बता रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक आप बताओ, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो कि 3 और 4 के बीच में 6 नंबर ढूंढने हैं, मैं कैसे ढूंढूंगा। तो कैसे ढूंढे, एक तो सिंपल ऐसे ढूंढ सकते हैं मिड पॉइंट के रूल से, कि 3 और 4 अगर हो, कि सपोज अगर मैंने ऐसे लाइन बना दी हो, जस्ट ये रफ वर्क है, कि 3 एंड 4 है, इसके बीच के नंबर ढूंढने कोई भी 6, तो आधा आधा करते जाओ, 3 और 4 का आधा करो, एक मिलेगा, फिर उसका आधा करो, फिर उसका आधा करो, फिर उसका आधा करो, ऐसे करके 6 नंबर ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे। है तो वो रैशनल नंबर मिलता है ना ऐसे, लेकिन एक ये ढूंढ सकते हो। बाकी दूसरी एक टेक्स्ट बुक की मेथड बताओ, टेक्स्ट बुक सिंपल लॉजिक याद रखा करो, किसी के भी बीच में नंबर ढूंढने, ये सीधी मेथड है, ठीक है ना। पर ऐसी मेथड जो है वो अगर यूज नहीं करनी है, भाई हमें टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना पड़ता है, क्या करें, प्रैक्टिकली जब आप करो कि टेक्स्ट बुक का यूज नहीं है, सीधा बताना है, तो ऐसे कर सकते हो।
बाकी टेक्स्ट बुक से चलना है तो थोड़ा उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा कि आपको कहे कि 6 नंबर ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच के, तो 3 एंड 4 के बीच में 6 नंबर ढूंढने हैं तो कैसे करेंगे पता है? तो सबसे पहले 3 एंड 4 को p अपॉन क्यू में कर दो, p अपॉन क्यू में बता दो, हमें रैशनल नंबर ही ढूंढने हैं तो हर रैशनल नंबर p अपॉन क्यू में होना चाहिए ना, टेक्स्ट बुक का रूल है कि p अपॉन क्यू में होना चाहिए, है कि नहीं? तो चलो पहले 3 और 4 को भी p अपॉन क्यू में कर दो कि भाई 3 है तो उसको p अपॉन क्यू में कैसे लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 ना, एंड 4 है तो उसको p अपॉन क्यू में कैसे लिख सकते हैं? 4 अपॉन 1 करके, कुछ भी नहीं है तो ऐसे। अब इन दोनों के बीच में नंबर ढूंढना है, तो इन दोनों के बीच का अगर नंबर ढूंढना है तो डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे पता है कि इसका इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट कुछ नया पॉइंट आया है, याद है? इक्विवेलेंट नंबर हम लोग किसे कहते हैं? 7-8 में आता था, इक्विवेलेंट नंबर मतलब इसका सिमिलर नंबर, कि आंसर सेम का सेम ही रहता हो, 3 का 3 ही रहता हो, कि जैसे 3 अपॉन 1 है तो उसका इक्विवेलेंट करो तो आपको लास्ट ईयर ऐसा आता था कि अगर इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है तो इन दोनों को 3 अपॉन 1 दोनों को जो है वो कोई इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे दोनों को मैं जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई, तो भाई 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, 12 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 वो 3 का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ही ना, है कि नहीं? क्योंकि भाई 12 डिवाइड बाय 4 करो तो 12 डिवाइड बाय 4 क्या आता है? 3 ही आता है, 4 3 जा 12, हुआ ना ये इक्विवेलेंट। तो कोई भी नंबर, भाई सपोज 3 अपॉन 1 है, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई, पर ऊपर नीचे सेम, किसी से भी मल्टीप्लाई, भाई 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 भी 3 ही हुआ, 15 डिवाइड बाय 5 3, तो ये इक्विवेलेंट नंबर कहते हैं कि आंसर सेम ही है, बस उसको थोड़ा बड़ा करके लिखा है हमने, मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिया, होता है ना ऐसा, इक्विवेलेंट नंबर कहलाता है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई 3 और 4 के बीच के नंबर लिखने हैं, तो डायरेक्ट नंबर तो नहीं पता चल रहा कि 3 4 के बीच में क्या आएगा, भाई सीधा नहीं पता चल रहा है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट नंबर पता करो, इक्विवेलेंट नंबर इनको थोड़ा बड़ा करो। अच्छा कितना बड़ा करना है, किससे मल्टीप्लाई करें? इक्विवेलेंट नंबर ढूंढना मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे यहाँ 4 5 2 3 किसी से भी करो ना, पर किससे मल्टीप्लाई करें? तो भाई हमें नंबर कितने ढूंढने हैं, कितने नंबर ढूंढने हैं हमें? तो भाई यहाँ पे 6 नंबर ढूंढने हैं ना, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर लेकर उससे मल्टीप्लाई करो, ये याद रखा करो बेटा रूल, जितने भी नंबर ढूंढने हो उससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 6 नंबर ढूंढने हैं ना, तो 6 से छोटा नहीं, 6 से बड़ा, 7 8 9, 6 भी नहीं है, 6 से बड़ा 7 8 9 10 11 12 13 14, जिससे मल्टीप्लाई करना हो कर दो, क्योंकि रैशनल नंबर इनफाइनाइट है, जितने चाहिए मिल सकता है, हर स्टूडेंट अलग अलग कर सकता है भाई, सबके आंसर अलग होंगे पर सबके आंसर सही होंगे, बरोबर? तो इसके इक्विवेलेंट ढूंढेंगे, जितने नंबर ढूंढने हो उससे एक बड़ा नंबर करके मल्टीप्लाई करो आप, 6 से बड़ा 7 8 9 10, आपको जिससे मल्टीप्लाई करना हो वो कर लो आप लोग, ठीक है? जैसे सपोज मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपकी इच्छा आप जिससे करो, सपोज मैं यहाँ पे लिखूं कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय 10, चलो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो 3 अपॉन 1 है इसका इक्विवेलेंट बनाओ, इसको 10 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, बराबर? एंड ये जो 4 अपॉन 1 है इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ही ना भाई, 10 से मल्टीप्लाई तो दोनों को ही उससे करना है, 6 नंबर ढूंढने, 6 से बड़ा कोई भी 7 8 9 10 जिससे मल्टीप्लाई करना हो, तो मैंने 10 से कर दिया कि 4 बाई 10 40 अपॉन 10, देखो है तो इक्विवेलेंट ही, 30 डिवाइड 10 करो 3 ही होता है, 40 डिवाइड 10 करो 4 ही होता है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच का कोई नंबर ढूंढ लेता हूँ, इन दोनों के बीच का अगर मैं 6 7 नंबर ढूंढ लूं जितने पूछे हुए हो, तो वो एक्चुअली तो मेरे 3 और 4 के बीच के नंबर ही कहलाए ना, लॉजिक आ रहा है भाई? दिमाग खोलो, लॉजिक रखो, हमें 3 और 4 के बीच के नंबर ढूंढने थे, 3 4 के बीच के सीधे नंबर नहीं पता तो मैंने नंबर को बड़ा कर दिया, 30 और 40 के बीच के नंबर ढूंढो,
तो अब इन दोनों के बीच के मैं नंबर ढूंढूंगा तो एक्चुअली वो तो 3 और 4 के ही कहलाए ना, क्योंकि 30/10 3 है, 40/10 4 है, तो इसके बीच के नंबर मतलब 3 4 के बीच के नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल सी मेथड है भाई कि अगर ऐसे हाफ करके नहीं ढूंढना है तो ऐसे करके ढूंढना है कि जो नंबर दिए गए हैं उसका इक्विवेलेंट करके बड़ा कर दो तो आपको पता चलेगा। अब जैसे 30 एंड 40 के बीच के आप नंबर ढूंढ लो तो यहाँ पे लिख दो कि 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, कि अब 6 ढूंढने हैं तो चलो इनके बीच के 6 ढूंढ लो, तो 30 40 के बीच में तो सीधे 6 मिल सकते हैं ना, कि 31/10 अपॉन में तो रखना ही है भाई वो, बराबर, तभी तो उसके बीच के कहलाए कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10, ये 6 नंबर हो गए जो इसके बीच में है। अब लॉजिकली देख लो 31/10 तो 3.1, 3 4 के बीच में ही आएगा ना। मैंने 10 इसलिए रखा कि आपको सीधा डिवाइड और वो लॉजिक पता चले। 32/10 तो 3.2 हो गया, इसके बीच में ही होगा ना। ये 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3 और 4 के बीच का ही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये रूल याद रखना बेटा। किसी के भी बीच के हमें रैशनल नंबर ढूंढने हो तो उन नंबर को इक्विवेलेंट नंबर ढूंढ लो, उससे बड़ा कर दो, फिर उसके बीच के रैशनल नंबर लिख दो, बात वही रहेगी। ठीक है, और कितना कितना बड़ा करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जितने ढूंढने हो उससे बड़ा कोई भी नंबर। 6 ढूंढने हैं तो 6 से बड़ा कोई भी, आपको क्या 4 नंबर ढूंढने हैं तो 4 से बड़ा 5 6 7 8 9 10 किसी से भी मल्टीप्लाई करो। आएगी बात ध्यान, पक्का ना। लिख लो, चलो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिख लो। तो थर्ड वाला वो भी वैसे ही देखेंगे, रफ करो तो थर्ड वाला भी बता रहा हूं। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन भी है ना कि अब 3/5 एंड 4/5 ऐसा है, और उसके बीच में लिखा हुआ है कि भाई 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, कि इन दोनों के बीच के 5 नंबर ढूंढने हैं। जैसे इसमें 6 ढूंढने थे, अब 5 फाइंड करने हैं इसमें। तो इसमें भी वैसा ही करें ना कि भाई ये तो ऑलरेडी P/Q में दिया हुआ ही है, ये नहीं था तो हमने P/Q में 3/1 करके लिखा है। अब इन दोनों के बीच में सीधे नंबर 5 कौन से नहीं पता चलते, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को बड़ा करेंगे, इनके इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे, इनको एक्सपांड करके करेंगे, फिर उसके बीच के 5 नंबर लिख देंगे, बात वही रहेगी। और किससे मल्टीप्लाई करें इसको इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए, तो भाई 5 नंबर ढूंढने हैं ना, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर 6 7 8 9 10 11 जिससे आपको मल्टीप्लाई करना, आपकी इच्छा। ठीक है ना, जिससे करना हो वैसे वैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। तो चलो हम लिखें भाई किससे मल्टीप्लाई कराएं, चलो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई मल्टीप्लीकेशन बाय 7। आप किसी से भी कर सकते हो, 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो उससे कर सकते हो। तो चलो अब 7 से इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो 3/5 है, तो 3/5 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा कि 3 7 21 एंड 5 7 35, 21/35। और जो दूसरा है 4/5, उसे भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 4 7 28 और 5 7 35। ठीक है ना, देखो भाई नंबर वही के वही हैं, यही दोनों नंबर हैं, बस उसका इक्विवेलेंट करके हमने बड़े नंबर लिख दिए। तो इन दोनों के बीच में नहीं पता, पर इन दोनों के बीच में तो पता चल जाता है ना कि 35 सेम है, तो 21 और 28 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। हाँ, ये भी एक चीज ध्यान रखना कि ये डिनोमिनेटर सेम ही होने चाहिए भाई, 35 तो ही उसके बीच के नंबर आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे भी जैसे डिनोमिनेटर 10 10 वो सेम ही होना चाहिए, तो क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर 5 है वो सेम ही। अगर सपोज क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम करके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल याद रखना, मेरे टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, बराबर, पर ये चीज ध्यान में रखना कि बाय चांस कोई स्कूल में अलग करके पूछ लेते हैं कि चलो बताओ, तो ये ध्यान में रखना कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। जैसे जस्ट एक एग्जांपल कि आपको कहा जाए कि चलो 3/2 एंड 4/7 के बीच के नंबर ढूंढो, भाई 5 नंबर ढूंढने हैं इनके बीच में। अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहला रूल आता है डिनोमिनेटर सेम हो, और अगर नहीं है डिनोमिनेटर सेम, ये 2 है ये 7 है, तो पहले सेम करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। भाई 2 और 7 का एलसीएम करना पड़ेगा, 2 और 7 का एलसीएम कितना आता है, तो उसका एलसीएम 14 आता है। अब एलसीएम करना तो आता है ना मेरे भाई,
वो तो नहीं भूल गए ना 7 8 में, ऐसा मत करना यार, ठीक है ना। मैथ्स की बेसिक चीजें हैं उसे मत भूलना। यहाँ पे भी चलो फिर भी बता रहा हूँ कि 2 और 7 का एलसीएम होता है तो हम ऐसे करते हैं एलसीएम, याद है। चलो और इजी बताऊं, चलो अगर यहाँ पर जो है वो 8 पूछा हुआ है, यहाँ अगर 10 है और आपको कहे कि 2 और 10 का एलसीएम करना है, दोनों सेम होने चाहिए, तो हमें 2 और 10 का एलसीएम करना है, तो भाई क्या करेंगे 2 और 10 के एलसीएम के लिए, तो इस तरह से करना है ना, पहले 2 से डिवाइड, ये 1 ये 5, फिर 5 से डिवाइड, तो भाई 1 1, इसी तरह से होता है ना। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 10। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों को पहले 10 10 बनाना है, फिर उसके बाद जो ढूंढना हो वो ढूंढो। तो दोनों को 10 बनाना है तो ऐसे कि ये 2 को 10 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, और 10 को 10 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे एलसीएम करते हैं। तो इसको 5 से मतलब इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, एंड ये हो जाएगा कि सपोज 4 एंड 10 है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई, तो वही होगा 4 अपॉन 10। फिर इनके बीच के कुछ जितने नंबर ढूंढने हो वो आप ढूंढो, बताइए ध्यान, डायरेक्ट मिल जाए तो डायरेक्ट ढूंढो, नहीं हो तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ना हो तो पहले एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने रफ में बताया तो ध्यान रखना है इसे। और फिर से यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ 5 नंबर ढूंढने थे, तो देखो अब इन दोनों के बीच के 5 नंबर ढूंढ सकते हैं ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, कि अब इनके बीच के 5 नंबर कौन से, तो 21 और 28 के बीच के 5 नंबर, 21 नहीं लिखना है, इनके बीच के नंबर। तो जैसे 22 अपॉन 35, 23 अपॉन 35, सॉरी 24 अपॉन 35, 25 अपॉन 35 एंड 26 अपॉन 35, ये 5 नंबर हो गए, ठीक है ना। हाँ अगर कोई कट होता हो, जैसे ये 5 5 से कट होते तो कर सकते हो, पर ना करो तो भी चलेगा, सब सेम रहेंगे। बता गई ज्ञान के बीच के नंबर कैसे ढूंढने हैं, रैशनल नंबर्स, पक्का ना, नोट कर लेना बेटा इसे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स है, आपकी टेक्स्ट बुक देखो एक्सरसाइज 1.1, उसमें फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, कि नॉर्मली मैं यही बता रहा हूँ, समझना। अब ट्रू और फॉल्स में है, रीजन भी बताना है, तो रीजन तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ओरली। जैसे पहले पूछा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर वो होल नंबर कहलाता है? हाँ कहलाता है, सही बात है। स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम पढ़ा ना भाई, तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था कि सबसे ऊपर आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एन, उसमें जो भी आता है वो सब होल नंबर में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर सब होल में आते हैं ना। फिर होल नंबर सब के सब इंटीजर्स में आते हैं, आई, ठीक है ना, सॉरी जेड, आई तो फिर इरेशनल हो जाएगा ना भाई। नेचुरल नंबर सब होल नंबर में आते हैं, होल नंबर सब इंटीजर में आते हैं, और इंटीजर सब आते हैं रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर क्यों भाई, क्यों बोल रहे हैं भाई, तो नेचुरल नंबर सब होल में, होल सब इंटीजर्स में, इंटीजर सब रैशनल नंबर्स में, ऐसा होता है। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो हाँ होता है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है ना, आता ही है ना, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, मतलब फर्स्ट ट्रू है, यहाँ सही है भाई, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। या दूसरा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर में आता है? उल्टा कैसे होगा, हर इंटीजर होल नंबर में है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर में तो माइनस वाले नंबर भी होते हैं, तो क्या माइनस वाले नंबर होल नंबर में है? नहीं है ना, कैसे है, तो हर इंटीजर होल नंबर में आता नहीं है, ठीक है ना। सेकंड में फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर में तो माइनस वाले नंबर भी आते हैं, और वो माइनस वाले नंबर होल नंबर कहलाते नहीं, पक्की बात, ध्यान रखना। एंड थर्ड में है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर में आता है? उल्टा नहीं जाता है, सीधा आता है। हर रैशनल नंबर होल नंबर में है? नहीं है ना, क्योंकि रैशनल नंबर में तो पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, तो होल नंबर में कहाँ पॉइंट एंड फ्रैक्शन में आता है, नहीं होता ना। तो हर रैशनल नंबर होल नंबर में आता नहीं है, थर्ड भी क्या होगा हमारा
फॉल्स कहलाएगा। समझे भाई? थियरी ध्यान रही, एक्सरसाइज ध्यान रही, पक्का ध्यान से समझना बेटा। और आज जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 और बेसिक थियरी समझी ना, अब वैसे ही चैप्टर की दूसरी थियरी भी और जो दूसरी एक्सरसाइज भी आएगी 1.2 और आगे की एक्सरसाइज, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।